sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं कार्बन के वो इंटरमिक्स होंगे, एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इक्विवेलेंट एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप्स वाले दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं विच आर एट 180 डिग्रीज टू ईच अदर। तो होना इसमें भी वैसे ही है, कार्बन इन ग्राउंड स्टेट वन एस टू 2s2 2p2 like this, carbon in excited state 1s2 2s1, जब हाइब्रिडाइजेशन होनी है इन केस ऑफ एल्काइंस, कार्बन का एक s और एक p ये वाले आपस में इंटरमिक्स करेंगे, आपस में एनर्जीज को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल रिमेन इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं इथाइन का, जैसे इन केस ऑफ इथाइंस इथाइन के केस में ये वाला केस देखें, ये वाला कार्बन देखें, अगर दिस विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, like this is sp hybrid orbital, दो sp hybrid orbitals बन रहे हैं 180 डिग्रीज पे होंगे दोनों एक दूसरे के। यहां को वी हैव हाइड्रोजन, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, और दूसरी साइड भी दिस इज अनदर सिग्मा बॉन्ड दूसरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इस कार्बन का, और ये दूसरा कार्बन, और यहां पे हाइड्रोजन, और ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऐसे को, और दूसरे कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल लाइक दिस, और एक और होगा p ऑर्बिटल, वो 90 डिग्रीज पे होगा इस p ऑर्बिटल के। तो ऐसे को इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, तो एक ऐसे को है अगर, तो एक ऐसे को है टुवर्ड्स यू, दूसरा इसमें भी ऐसे ही होगा वो वाला टुवर्ड्स यू। तो जो पाई बॉन्ड बनेगा, जो पैरेलल है आपस में, उनका आपस में पाई बॉन्ड बनेगा, एक ऐसे और एक ये वाला लाइक दिस। तो दिस इज इथाइन, एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड्स, इस साइड को एक सिग्मा उस साइड को एक सिग्मा इथाइन के केस में। तो पाई बॉन्ड्स ये वाले बन रहे हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं उन पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो साइड वाइज ओवरलैप कर देंगे और पाई बॉन्ड बना देंगे, और उस साइड को एक सिग्मा, इस साइड को हाइड्रोजन के साथ दूसरा सिग्मा बॉन्ड। तो दिस वाज बिल्कुल बेसिक बताया मैंने आपको कि हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसका मैंने आपको पहले भी एक फॉर्मूला बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। जनरली ज़्यादातर तो वही यूज़ होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, IEEE वगैरह में आता है। तो आपने कैसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन अगर एक बार निकल जाती है तो हाइब्रिडाइजेशन पूरा करने की जरूरत नहीं है कि ग्राउंड स्टेट लिखिए, कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल एटम की, एक्साइटेड स्टेट लिखिए, वो तो आपको बोर्ड्स में या डिस्क्रिप्टिव में करना पड़ता है। जब ऑब्जेक्टिव की बात है तो ऑब्जेक्टिव में आपने जल्दी से वो फॉर्मूला एक बार से मैं दोबारा से आपको बताता हूं कि जैसे PCl5 की आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको बताया था कि PCl5 जितने भी एटम्स हैं, अगर एक सेंट्रल एटम है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सारों के, उनको ऐड अप कीजिए आप सबसे पहले। जैसे फास्फोरस है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5। क्लोरीन हैलोजन फैमिली में आता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 7 5 जार, 5 क्लोरीन है, 7 5 जार 35। ऐड अप कीजिए इनको, 40। अगर ये नंबर 8 से ऊपर है तो आप 8 से डिवाइड कीजिए इसको, 8 5 जार 45। तो 5 आ गया, 5 कॉरेस्पॉन्ड्स टू sp3, 4 नंबर यहां तक हो गया। उसके बाद d, sp3 4 हो गया यहां तक, 5वां d। तो जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ये भी आपको याद रखना है। देखिए एक बार फिर से,
ये तो हो गया ट्रायंगल बायपिरामिडल। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको हाइब्रिडेशन पता चल जाती है और रेगुलर ज्योमेट्री है, बिल्कुल कोई लोन पेयर्स नहीं है, और तब तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी। अदरवाइज आपको हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंगली ज्योमेट्रीज कैसे पता लगा सकते हो? अगर एसपी है तो लीनियर ज्योमेट्री होनी चाहिए मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल विल ट्राई टू एक्वायर लीनियर ज्योमेट्री। हाँ, अगर लोन पेयर वगैरह कुछ आ रहा है तो उसकी वजह से लीनियरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आ जाएगी। sp2 जब भी होती है तो ट्रायगोनल प्लेनर, sp3 जब भी होती है टेट्राहेड्रल, sp3d जब भी होती है तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल, sp3d2 जब भी होगी तो ऑक्टाहेड्रल, एंड sp3d3 पेंटागनल बायपिरामिडल। पेंटागनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। D2sp DsP2 DsP2 जब भी होगी तो दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर। D2sp3 भी हो सकती है, दैट विल आल्सो बी ऑक्टाहेड्रल। तो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके बेसिस पे। जैसे वी हैव BeF2, BeF2, तो इसमें सबसे पहले आपको ग्रुप से याद होने चाहिए। Be आपका सेकंड ग्रुप में आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, 2 हेलोजन फैमिली का फ्लोरीन, 7 2s आर 14, 14 प्लस 2 16, 8 से डिवाइड करो, कौन सा नंबर आ गया? 2। 2 का मतलब क्या हुआ? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगी तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? लीनियर ज्योमेट्री होनी चाहिए। तो BeF2 के ज्योमेट्री विल बी लाइक दिस। Be एक साइड को फ्लोरीन, दूसरी साइड को फ्लोरीन। और अगर इसको आपने पूरा करना होता कि कैसे दूसरे मेथड से निकालना होता, तो कंपटीशन में तो वैसे आप यही ट्राई कीजिएगा कि आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड अप करो। 8 से ऊपर है तो 8 से डिवाइड करना है, 8 या 8 से नीचे हैं तो 2 से डिवाइड करना है। अगर वैसे करना होता तो देखिए कैसे होना था। ये ग्राउंड स्टेट लिखिए पहले Be का, BeF2 ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो 4 एटॉमिक नंबर, तो ग्राउंड स्टेट विल बी 1s2 2s2। अब क्या होना है देखिए, एक्साइटेड में क्या होना है? एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाना है P में, और इन्होंने हाइब्रिडाइज हो जाना है, अपनी एनर्जीज को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, और इक्विवेलेंट एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप वाले sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देने हैं लाइक दिस। ये बेरिलियम है, sp हाइब्रिडाइज बेरिलियम Be, और उस साइड से फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, और उस साइड से फ्लोरीन का p ऑर्बिटल लाइक दिस। दे विल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ऐसे को। तो दिस इज बेरिलियम डाइफ्लोराइड। नेक्स्ट कम टू BF3। BF3, अब BF3 में पहले तो शॉर्टकट से देखें, बोरोन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बोरोन फैमिली 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये हेलोजन फैमिली 21 24, 8 से डिवाइड कीजिए इसको, 3 नंबर, 3 मीन्स sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बीच में बोरोन और ऐसे करके 3 फ्लोरीन्स, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री लाइक दिस BF3।
नेक्स्ट इज टेट्राहेड्रल का एग्जांपल हमने काफी बार किया वैसे, CCl4 या CH4, CCl4 कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 7, 7 4s आर 28, 28 प्लस 4 32, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 4s आर 32, 4 नंबर कॉरेस्पॉन्ड्स टू sp3 hybridization, tetrahedral geometry. So this will be like this, tetrahedral geometry. This angle has to be 109 degrees 28 minutes. Next, sp3 hybridization, trigonal बायपिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए। PCl5 जैसे एग्जांपल है, PCl5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी बताया था ये 5 35 40 40, 5 नंबर, 5 मीन्स sp3d hybridization, sp3d hybridization. तो what should be the geometry? Trigonal bipyramidal, like this. ये ट्रायंगल है ऐसे इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, एक पिरामिड ऊपर को बनेगा, एक पिरामिड नीचे को बनेगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है इसकी। अच्छा, इसमें ये जो बॉन्ड्स हैं दीज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और ऊपर वाले जो बॉन्ड्स हैं दे आर एक्सियल बॉन्ड्स। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो हैं वो लंबी होती हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, क्या रीजन होना चाहिए? तो इसमें आपको देखिए ये बॉन्ड पेयर्स हैं, इसमें रिपल्शंस देखनी है आपने। एक तो एंगल्स पता होने चाहिए आपको इसमें और इसमें और इसमें, ये जो इक्वेटर पे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो हैं उनका जो एंगल है आपस में तीनों का, ये 120 डिग्रीज पे है। और इस एक्सियल बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल है विद द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स तीनों के साथ, इस ऊपर से देखिए तो तीनों के साथ 90 डिग्री, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसका नीचे से भी 90 90 90। अब आप रिपल्शंस देखिए, 90 डिग्रीज वाली रिपल्शन जो एप्रिशिएबल होंगी, तो इस इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर को, सॉरी इस एक्सियल बॉन्ड पेयर को, ये जो बॉन्ड पेयर है इसको 90 डिग्री से कितनी रिपल्शंस मिल रही हैं? एक ये रिपेल करेगा, एक ये रिपेल करेगा, एक ये रिपेल करेगा 90 डिग्री से। और इसको देखिए इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर को 90 डिग्री से कितनी रिपल्शन मिल रही है? इस वाले को एक ऊपर से, ये वाला 90 पे है इसके साथ, और एक ये वाला 90 से नीचे वाला, ये भी वैसे रिपेल कर रहे हैं 120 वाले, लेकिन 120 वालों के रिपल्शंस विल नॉट बी एप्रिशिएबल। आई एम कंसिडरिंग जस्ट द 90 डिग्री वाली रिपल्शंस। तो पहले इसको कंसिडर किया, एक्सियल बॉन्ड को, एक्सियल बॉन्ड पेयर को, तो इसको रिपल्शंस मिल रही है 90 डिग्री से 1 2 3। फिर इसको कंसिडर किया इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर को, इसको 90 डिग्री से रिपल्शंस कितने जगह से मिल रही हैं? 2 से, एक ये वाला, एक ये वाला। तो इस वाले को, एक्सियल वाले को जो रिपल्शन मिल रही है 90 डिग्री से, 3 तरफ से मिल रही है, तो ये ज्यादा, इसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगी, इसलिए ऊपर को चला जाएगा। ये वाला भी नीचे को ज्यादा चला जाएगा, जितना कि ये उतना नहीं जाएगा, इक्वेटर पे जो होगा उतना बाहर को रिपेल नहीं करेगा जितना कि एक्सियल बॉन्ड पेयर जो है वो बाहर को रिपेल करेगा। इसलिए एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स आर मोर, आर ग्रेटर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ्स। नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल वाला, sp3d2। फॉर एग्जाम्पल वी हैव SF6। तो इसमें देखिए अगर शॉर्टकट आपने निकालना है SF6 सल्फर 16th फैमिली, 16 मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन 7, 7 6 42, मिला के कितना बन गया ये 48,
48 मीन्स 8 से डिवाइड कीजिए, 8 6 आर 48. दिस मीन्स 6 नंबर 6 corresponds to sp3. 4 हो गए यहाँ तक. d2 sp3 d2 hybridization means octahedral geometry. So this will be this is octahedral geometry. All the bond angles are 90. सारे के सारे bond angles जो हैं 90 degrees के हैं. All the positions are equivalent. All the bond angles are equal in octahedral geometry. Next we have IF7. तो I7 और 7 इसके 49 plus 7 it is 56. 56 को आप 8 से डिवाइड कीजिए. 7 नंबर corresponds to sp3. 4 हो गया यहां तक. d3 sp3 d3 hybridization. So what should be the geometry corresponding to sp3 d3 hybridization? It has to be pentagonal bipyramidal. It has to be pentagonal bipyramidal. Like this. पेंटागनल बायपिरामिडल होगी. बीच में पेंटागन बना हुआ है. ऐसे को 1 2 3 4 5. एक ऊपर को पिरामिड बनेगा, नीचे को भी पिरामिड बनेगा. सो दिस इज पेंटागनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री. नाउ सर्टेन एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर. जैसे लोन पेयर आ जाते हैं तो ज्योमेट्रीज डिस्टॉर्टेड हो जाएंगी. जैसे वी हैव NH3. तो वैसे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए इसके 5 और इसके 3, 8 हो गया मिला के. 8 को आप डिवाइड कीजिए किससे करेंगे? 2 से. 2 4s are 8. 4 नंबर मीन्स sp3 hybridization. sp3 मीन्स इट विल ट्राई टू एक्वायर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. लेकिन एक पोजीशन पे यहाँ पे लोन पेयर आ रहा है, तो इसलिए इट्स ज्योमेट्री विल बी पिरामिडल ज्योमेट्री. H2O. छह इसके 2 इसके 6 2 8 हो गया. 8 मीन्स 2 4s are 8. 2 से डिवाइड करोगे 4 नंबर corresponds to sp3 hybridization tetrahedral. तो H2O 2 लोन पेयर रहेंगे. लोन पे रिपल्शन होगी, उससे बॉन्ड एंगल इसका और भी कम हो जाएगा, NH3 से भी कम हो जाएगा. वैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स. लेकिन इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल नॉट बी 109 डिग्री 28 मिनट्स बिकॉज ऑफ लोन पे रिपल्शन. ये नीचे को ये ज़्यादा बेंड हो जाएगा. H2O का जो बॉन्ड पेयर है नीचे को आ जाएगा और 104.5 डिग्रीज विल बी बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ H2O. सो हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी स्लाइट डिफरेंस होता है एनर्जीज में, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन हाइब्रिडाइज जिनमें देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस इन देयर एनर्जीज, और रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे वो अपनी एनर्जीज को. रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इक्विवेलेंट एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप्स के वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे एंड दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन.
नेक्स्ट कंसेप्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द बॉन्ड फॉर्म्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं? एटम्स ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं? एफ, ओ एंड एन। और जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड की, दैट विल वेरी लाइक दिस, एफ ओ एन, फॉन करके आप याद रख सकते हो। एच और एफ का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू एच और ओ के केस में, एज कंपेयर टू एच और एन के केस में। बट माइंड इट, हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड ओनली विद दीज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। एफ के साथ या ओ के साथ या नाइट्रोजन की जब इंटरेक्शन होती है विद द हाइड्रोजन एटम, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड्स दो तरह के हो सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आपको पता है क्लास के बीच में कॉम्पिटिशन हो, दो क्लासेस के बीच में कॉम्पिटिशन हो, 11th और 12th का कॉम्पिटिशन विल बी नोन एज इंटर क्लास कॉम्पिटिशन। और अगर 12th ए और 12th बी के बीच में कॉम्पिटिशन है तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा क्लास कॉम्पिटिशन। विद इन द क्लास इंट्रा क्लास, बिटवीन डिफरेंट क्लास दैट इज इंटर क्लास कॉम्पिटिशन। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल HF, फ्लोरीन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अगला HF, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। ये जो इंटरेक्शन होगी F की H के साथ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज F इस मॉलिक्यूल का है, H अगले मॉलिक्यूल का है। सिमिलरली जैसे NH3, डेल्टा नेगेटिव N पे, अगले वाले NH3 के देखें हम तो डेल्टा पॉजिटिव इस पे, डेल्टा पॉजिटिव इस पे, डेल्टा पॉजिटिव इस हाइड्रोजन पे। तो ये जो इंटरेक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बन जाए, दैट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इस ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पे हाइड्रोजन पे इस वाले पे OH वाले पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये जो इंटरेक्शन है इस ऑक्सीजन की इस हाइड्रोजन के साथ, दैट इज कॉल्ड ए हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन इस केस में देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में आपस में बन गया है, दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So this was hydrogen bonding. नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कवर करना है इसमें, दैट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एक लुईस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ मोर देन वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। और जितने भी वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे के सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल। सो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो उन सारे स्ट्रक्चर्स का इंटरमीडिएट होगा, एंड दैट इंटरमीडिएट इज नोन एज रेजोनेंट हाइब्रिड। और जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज रेजोनेंस। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ओजोन मॉलिक्यूल है, एक तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है ओजोन का, और एक ये हो सकता है। अब ना तो ये वाला स्ट्रक्चर ना तो ये वाला स्ट्रक्चर इज कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओजोन।
So these are resonating structures, canonical forms हैं ये, और actual structure is intermediate of these two structures, partial double bond character on both the sides. The actual structure is intermediate of both these two structures, and this structure is called resonant hybrid, and these two structures are called resonating structures, and this phenomenon is known as resonance. तो जो resonating structures लिखने होते हैं उसके लिए कुछ conditions हैं कि जो relative atomic positions हैं of all the resonating structures वो same होनी चाहिए. Number of unpaired electrons should remain same. Number of unpaired electrons जो इसमें होंगे जो इसमें होंगे they should remain same. जो atomic positions हैं they should remain same. अगर पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, दो पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं या दो नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो लाइक चार्जेस जो हैं दे शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन द एडजेसेंट एटम. साथ साथ में बिल्कुल पॉजिटिव या नेगेटिव बिल्कुल साथ साथ प्लेस नहीं किए जा सकते ऑन द एडजेसेंट एटम्स. और इनका जो एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी वेरी स्मॉल. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं इनका जो एनर्जी डिफरेंस है दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. तो एक और टर्म है इसमें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी. दैट इज रेजोनेंस एनर्जी. तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है? जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी एनर्जीज हैं. दिस साइड वी हैव एनर्जी. 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जीज हैं. ये E1 है, लेट इट बी E2, लेट इट बी E3. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जीज हैं ये. और रेजोनेंट हाइब्रिड की एनर्जी इन सबसे कम होगी. दिस इज द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंट हाइब्रिड. ये जो एनर्जी गैप है, जो सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसकी एनर्जी क्या है? E1. सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंट हाइब्रिड की एनर्जी में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी. मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंट हाइब्रिड, उनके बीच में जो एनर्जी गैप है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी. सो दिस वाज रेजोनेंस. Molecular orbital theory. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कुछ पॉइंट्स हैं, और सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे एटम्स के अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वैसे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं. एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो प्रोबेबिलिटी देते हैं हमें टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियाई, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं दे गिव अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियाई. अब एक न्यूक्लियस के अराउंड नहीं, न्यूक्लियाई के अराउंड, कि अगर दो एटम ज्वाइन होके मॉलिक्यूल बन रहा है तो उन दो एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट विल बी गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. जब एटम्स कंबाइन होते हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं आपस में उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं. 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल जहां से वो बने हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप हो रहे हैं. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनते हैं? जब एडिटिव ओवरलैप होता है बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एडिटिव ओवरलैप का मीनिंग क्या है? जैसे फर्स्ट एटम है उसका ये इलेक्ट्रॉनिक वेव, दिस इज द एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय साई ए, और दूसरा एटम है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वेव का एम्पलीट्यूड लाइक दिस, एंड दीज टू वेव्स आर इन फेज. अगर फेज में हैं, दिस इज साई बी, अगर फेज में हैं
और तब ओवरलैप कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो एडिटिव ओवरलैप होगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की, दैट विल बी साई ए प्लस साई बी, दैट विल बी साई ए प्लस साई बी, दिस विल बी साई ए प्लस साई बी। अब इसमें देखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो कैसे निकलती है, साई का स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर करें इसका, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एडिटिव ओवरलैप की वजह से, उसमें स्क्वायर कीजिए आप, दिस विल बी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए इंटू साई बी। दैट मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे ए वाले में क्या प्रोबेबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की, साई स्क्वायर, बी वाले में क्या प्रोबेबिलिटी थी, साई बी स्क्वायर। जब एडिटिव ओवरलैप हुआ तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए इंटू साई बी, तो इतना फैक्टर बड़ा हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर इन बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो दो न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ने में रिस्पॉन्सिबल होंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल इन मेकिंग अ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप मींस एक का जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है ऐसे को वेव है, और दूसरा जो एटम है बिल्कुल आउट ऑफ फेज है, ऊपर को जा रहा था यहां नीचे को है, लेट इट बी साई बी। तो नेट वेव जो आएगी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होने के बाद दैट विल बी साई ए माइनस साई बी, साई ए माइनस साई बी, दैट विल बी क्वाइट स्मॉल, और दिस इज साई ए minus IB. So what will be probability of finding the electron in this case? Psi A minus psi B whole square, that is equal to psi A square plus psi B square minus 2 psi A into psi B. That means probability of finding the electron in case of anti-bonding molecular orbital is less than the probability of finding the electron in case of atomic orbital, जहां से वो molecular orbital बना है, anti-bonding molecular orbital बना है। तो कितने से कम है देखिए, 2 psi A psi B से कम है। In case of anti-bonding molecular orbital, probability of finding the electron will be less. तो एक और बात, anti-bonding molecular orbital में जो probability है to find the electron in between the nuclei, that will be almost zero. That means इलेक्ट्रॉन जो है इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो बॉन्ड तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी ड्यू टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन बिटवीन द न्यूक्लियाई। डिस्ट्रक्टिव जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी इन बिटवीन द न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल हम 1s और 1s दो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका केस लें कि जब वो ज्वाइन होंगे आपस में तो बॉन्डिंग की क्या शेप आएगी, 1s plus 1s प्लस एंड प्लस, प्लस एंड प्लस मीन्स सेम फेज में है, इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, सेम फेज की बात हो रही है। प्लस एंड प्लस मीन्स सेम फेज में एक का वेव ऊपर को है इलेक्ट्रॉनिक वेव, तो उस दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का भी ऊपर को है, तो दिस विल बी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस केस में लाइक दिस जो सिग्मा 1s बना, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s, 1s और 1s जब ज्वाइन हो रहे हैं तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें देखिए न्यूक्लियाई हैं और न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। और जब इनका डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा 1s और 1s, मान लीजिए दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, दिस इज स्फेरिकल शेप तो बराबर होगी, ये थोड़ा बड़ा बना है। Destructive interference, in that case तो in between the nuclei यहां पे देखिए नोडल प्लेन है, this is sigma star 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना
और दो न्यूक्लियाई के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो, दैट इज नोडल प्लेन। और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपल्सिव इंटरेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, वो बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, यहां पे बॉन्ड बन रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। सो दिस वाज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में बेसिक डिफरेंस। अब बात हो रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो पॉइंट्स मैंने दिए कि जब एटम्स जैसे उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल जो है एटम्स के केस में they give the probability of finding the electron around the nucleus. Similarly in case of molecular orbitals, molecules के केस में molecular orbitals जो हैं they also give the probability of finding the electron around the nuclei. दो तरह के बनते हैं molecular orbitals, bonding and anti bonding. I have explained that to you. इसके बाद जैसे atomic orbital energy states होती हैं, जैसे आपने एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो ऑफ बॉब प्रिंसिपल फॉलो कराते हो आप, पहले लोअर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1s के बाद 2s, ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉन भरते हो। सिमिलरली इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आल्सो, इलेक्ट्रॉन जो आपने भरने हैं पहले लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, उसके बाद हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। दैट मीन्स ऑल द रूल्स सच एज ऑफ बॉब प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, Pauli's exclusion principle, all the rules, all the principles will be followed in case of molecular orbitals also. अब molecular orbital diagram मैं बना रहा हूं। सबसे पहले इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन Ne2 एंड F2 के लिए, ऑक्सीजन से ऊपर वालों के लिए 1s एंड 1s, एक तो बनेगा सिग्मा स्टार 1s, एक बनेगा सिग्मा 1s, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। देन देयर इज टर्न ऑफ 2s एंड 2s। तो ये बात हो रही है ऑक्सीजन O2 F2 एंड Ne2 के लिए, O2 F2 एंड Ne2। और एक एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, ऐसे करके। फिर बारी आ गई 2p वालों की। सबसे नीचे we have sigma 2pz, then we have pi 2px and pi 2py, दो आगे। उसके बाद we have pi star 2px and pi star 2py, and then we have sigma star 2pz like this. सिग्मा 1 है, सिग्मा आपको ये एटलीस्ट आपको इतना याद होना चाहिए कि पहले किसकी बारी आनी, दो इलेक्ट्रॉन्स में कहाँ जाने, O2 में, F2 में, Ne2 में, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, दे आर डीजनरेट, सेम एनर्जी वाले। मतलब दो इलेक्ट्रॉन अगर भरने हो लास्ट में यहाँ तक, तो एक इसमें एक इसमें, फिर पेयरिंग करवानी है। ऐसे नहीं कि पाई 2px2 आगे पाई 2py आप खाली रखें, ऐसा नहीं होगा, एक एक करके फिर आगे पेयरिंग, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2 F2 एंड Ne2। इससे नीचे वाले जितने भी हैं O2 F2 Ne2 से एक चेंज आएगी बस, और वो चेंज ये है कि पाई 2px एंड पाई 2py नीचे, उसके बाद सिग्मा 2pz, बाकी कोई चेंज नहीं है। ऑक्सीजन से नीचे वाले जो हैं उनके लिए आपने बस यहाँ पे चेंज आ रही है कि पाई 2px, पाई 2py पहले चला आ गया, उसके बाद सिग्मा 2pz आ गया, बाकी बिल्कुल सेम है जैसे O2 F2 Ne2 के लिए था।
नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो आप मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल सकते हो, बॉन्ड लेंथ्स कंपेयर कर सकते हो, बॉन्ड स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंटेड बाय बीओ, अगर रिप्रेजेंट करूं मैं इसको, दैट इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय 2। एनबी क्या है? एनबी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनए क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा? इफ एनबी इज ग्रेटर देन एनए, अगर ऐसा हो तो मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल, मतलब मॉलिक्यूल बन जाएगा। इफ एनबी इज इक्वल टू एनए, अनस्टेबल। If Nb is less than Na, again molecule will be unstable. Now if we know the bond order, अगर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपको बॉन्ड ऑर्डर की स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ पता है, तो वहां से आप बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हो। जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा उससे उल्टा बॉन्ड लेंथ का स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा वही जो ऑर्डर होगा वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का होगा। बॉन्ड ऑर्डर मींस ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल होगा उसको तोड़ना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का मॉलिक्यूल है वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है। जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है उससे उल्टा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कम होगा, डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल हो तो उसका बॉन्ड लेंथ और ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल। अब इसके कुछ केसेस करने हैं हमने। जैसे वी हैव O2, O2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव पेरोक्साइड एंड O2 सिंगल नेगेटिव सुपर ऑक्साइड आयन। तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कैसे कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। बॉन्ड ऑर्डर सबसे जरूरी है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, उसके बाद सारा कुछ पता चल सकता है। सबसे पहले O2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपने। कैसे भरोगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 4, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 हो गए। उसके बाद आपको जो मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था वो याद होना चाहिए। उसके बाद बारी आ रही है सिग्मा 2pz2 10, पाई 2px2, पाई 2py2, दीज आर डीजेनरेट, 10 दोबारा 14। अब बारी आ रही है पाई स्टार 2px 1, फिर पाई स्टार 2py 1। अब इसमें माइंड में रखना, बिकॉज दीज आर डीजेनरेट सेम एनर्जी वाले, तो पेयरिंग नहीं करवानी है मैंने कहा, बाकी सारे रूल्स फॉलो करवाने हैं आपने। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में पेयरिंग नहीं होगी जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा उनमें, और दैट टू विथ सिमिलर स्पिन्स। तो ये देखिए ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन आए 15वां 16वां इन केस ऑफ O2। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर इसका Nb माइनस Na, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 ये 4 2 6, तो बॉन्डिंग में कितने होंगे? 10, 10 माइनस 6/2, दैट इज 6/2। तो एंटी बॉन्डिंग में देखिए 2 2 4 2 6, और बॉन्डिंग में वी हैव, ठीक है, दिस इज 4/2, दैट इज 2, बॉन्ड ऑर्डर इज 2। सिमिलरली आपने O2 पॉजिटिव निकालना है तो उसमें एक यहां से लूज करवा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन O2 पॉजिटिव में यहां से लूज हो जाएगा। O2 पॉजिटिव में तो कितने बचेंगे? O2 पॉजिटिव में, दिस वाज O2 का बॉन्ड ऑर्डर, O2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर विल बी
बॉन्डिंग तो सेम है 10, एंटी बॉन्डिंग एक कम हो गया 10 माइनस 5/2 दैट इज 2.5। अब बाकी साथ साथ में आपको ये मैग्नेटिक बिहेवियर भी यहां से पता चल सकता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे O2 में एक अनपेयर्ड, दो अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, O2 पॉजिटिव में ये निकाल दिया तो एक अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, O2 सिंगल नेगेटिव फिर देख लें, O2 सिंगल नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा यहां पे, बॉन्डिंग 10 माइनस 7/2 दैट इज इक्वल टू 3/2 1.5। देन वी हैव O2 2 नेगेटिव, यहां पे ऐड हो गए तो O2 2 नेगेटिव में एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा, इट विल बी डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई अनपेयर्ड नहीं रहेगा O2 2 नेगेटिव में, पेरोक्साइड में, दैट विल बी 10 माइनस 8/2 दैट इज 2/1। ठीक है जी, तो इसमें एक दो दो और आगे, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 2 2 4, 2 6 2 8, 10 माइनस 8/2 1। तो बॉन्ड ऑर्डर का आपको ऑर्डर पता चल गया, देखिए यहाँ पे 2.5 O2 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा, उसके बाद O2, उसके बाद वी हैव O2 नेगेटिव, उसके बाद O2 2 नेगेटिव। बॉन्ड लेंथ्स का ऑर्डर क्या होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है उससे बिल्कुल उल्टा। बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी, O2 पॉजिटिव की, सबसे ज्यादा किसकी होगी, O2 2 नेगेटिव की। बॉन्ड स्टेबिलिटी, हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर विल बी बॉन्ड स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, O2 पॉजिटिव। तो ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको पहले फिलिंग करनी आनी चाहिए, उसमें आपने बस ये माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रॉन जब भरने इनमें पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई में, तब ध्यान से भरने आपने। अनपेड इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ध्यान से करना है कि पहला एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, यहाँ इकट्ठे दोनों नहीं भरने हैं आपने। और अगर अनपेड रह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेड नहीं रह रहे हैं तो डायमैग्नेटिक। Now we come to the assignments based on chemical bonding. First question जो है आपके assignments में, that is if molecule MX3 has zero dipole moment, the sigma bonding orbitals used by M, atomic number less than 21 are. MX3 है, zero dipole moment है, first question. Zero dipole moment regular geometry, that means regular geometry means trigonal planar, और trigonal planar हुआ MX3 अगर, तो मैंने बताया था आपको कि अगर किसी मॉलिक्यूल की ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कब होती है, जब हाइब्रिडाइजेशन M की क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है दैट हैज टू बी ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर है 120 पे हैं सारे एंगल्स, तभी करके तो इसका जो डायपोल मोमेंट आ रहा है दैट इज जीरो। सेकेंड क्वेश्चन, द शेप ऑफ सल्फेट आयन इज, SO4 2 नेगेटिव होता है सल्फेट, सेकेंड क्वेश्चन, द शेप ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, अगर शेप निकालनी है तो आप सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। SO4 की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी, सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन की 1 के 6, 4 के 24, 2 ये माइनस है तो +2, 26 + 6 32, 32 को 8 से डिवाइड कीजिए, 4 नंबर आ गया, 4 मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए ज्योमेट्री, शेप S, दो नेगेटिव यहाँ पे और एक ऑक्सीजन ऐसे, एक ऑक्सीजन ऐसे, इट विल एक्वायर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सल्फेट आयन हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप बस इसमें हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए, जो मैंने मेथड बताया हुआ है, अगर sp3 हाइब्रिडेशन आ रही है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर, C2H2 इथाइन है, इथाइन का हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन होती है, अभी डिस्कस किया था हमने ये,
sp हाइब्रिडेशन होती है, sp हाइब्रिडेशन जब होती है तो दैट मीन्स लीनियर ज्योमेट्री होनी है. इथाइन C2H2 is like this, it will have linear geometry. Next is fourth question, and fourth question is which one of the following is paramagnetic. तो अभी हमने किया, इसमें से देखिए कौन सा होना चाहिए, O2 नेगेटिव, O2 सिंगल नेगेटिव, एक अनपेयर्ड रह जाएगा O2 सिंगल नेगेटिव में भी. O2 में कितने अनपेयर्ड थे, 2. O2 सिंगल नेगेटिव में कितने अनपेयर्ड, 1. दैट विल ऑल्सो बी पैरामैग्नेटिक. सो फोर्थ का A, O2 सिंगल नेगेटिव. Fifth question is the molecule which has zero dipole moment is, that has to be BF3. Zero dipole moment होनी है BF3 में. कैसे देखिए, BF3 जो है ट्रायगोनल प्लेनर लाइक दिस, 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल. बोरोन से फ्लोरीन, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे करके डायपोल्स हैं. दीज डायपोल्स विल कैंसल आउट ईच अदर, और कैंसल आउट हो जाएंगे तो नेट डायपोल मोमेंट विल बी 0 इन केस ऑफ BF3. सो फिफ्थ का B. सिक्स्थ क्वेश्चन, द बॉन्ड लेंथ इन द स्पीशीज O2, O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव आर. तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा. और बॉन्ड ऑर्डर अगर निकल गया, अभी निकाले थे मैंने बॉन्ड ऑर्डर्स, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा आएगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम आएगी. तो हायर द बॉन्ड ऑर्डर, लेस विल बी दी बॉन्ड लेंथ. तो इसमें देखिए कैसे आया था हमारा बॉन्ड ऑर्डर. सिक्स क्वेश्चन, O2 में इट वाज 2, O2 पॉजिटिव में एक एंटी बॉन्डिंग से लूज हो जाएगा, 10 माइनस 5 अपॉन 2, दैट विल बी 2.5. एंड नेक्स्ट इज O2 सिंगल नेगेटिव, 10 माइनस 7 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, 1.5. तो बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा, O2 पॉजिटिव का. बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होनी चाहिए, O2 पॉजिटिव की. तो ऑर्डर यही होगा, सबसे कम O2 पॉजिटिव, उसके बाद O2, उसके बाद O2 नेगेटिव. इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे कम है. तो कौन सा सही ऑप्शन हुआ, सिक्स्थ का D इज द करेक्ट ऑप्शन. O2 नेगेटिव ग्रेटर देन O2, ग्रेटर देन O2 पॉजिटिव. नेक्स्ट कम टू सेवंथ क्वेश्चन. अमंग lithium chloride LiCl, BeCl2, BCl3 and CCl4 the covalent bond character follows the order. तो लिथियम से जब बेरिलियम जा रहे हो, बेरिलियम से बोरोन जा रहे हो, बोरोन से कार्बन जा रहे हो, आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट को मूव कर रहे हो. इसमें जब आप लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, बोरोन से कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है. तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट करने की टेंडेंसी कार्बन की ज्यादा होगी. क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की टेंडेंसी कार्बन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरोन, बोरोन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बेरिलियम, बेरिलियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिथियम. तो इसलिए अगर डिस्टॉर्शन कार्बन में ज्यादा है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ क्लोराइड आयन की, तो कोवलेंट कैरेक्टर CCl4 में मैक्सिमम होना चाहिए. और that will be the option C will be correct option. LiCl less than beryllium chloride, less than BCl3, less than CCl4. Next is eighth question. Which type of bond is not present in HNO2 molecule? तो HNO2 क्या होता है, नाइट्रोस एसिड का स्ट्रक्चर is like this. This is HNO2. इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ना तो आयनिक ना कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड होगी तो उसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन द टू एटम्स, लेकिन डोनेशन एक ही एटम करेगा. डोनेशन एक एटम कर रहा है, शेयरिंग दोनों कर रहे हैं, दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो आयनिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं प्रेजेंट इसमें, तो एट्थ का D विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Next, ninth question. The percentage of S character in the hybrid orbitals of sp, sp2 and sp3 follows the pattern.
SP 50% S, एक एक 1:1 रेशियो, तो S करेक्टर इज 50%। SP2 में 1/3 है, S करेक्टर इज 1/3, कितना परसेंट हो गया? 33.3%। SP3 में 1/4, दैट इज 25%। तो क्या ऑर्डर हुआ? SP में सबसे ज्यादा S करेक्टर, उसके बाद SP2 में, उसके बाद SP3 में। सो नाइन्थ का B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। NH3 हैज अ मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3 बिकॉज। NH3 का PH3 से ज्यादा इसलिए होता है बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे। अगर मॉलिक्यूल्स इजीली एस्केप कर सकें फ्रॉम द लिक्विड इनटू द एटमॉस्फेयर, तब तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और एस्केपिंग टेंडेंसी डिपेंड करेगी कौन सी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब NH3 और NH3 में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं NH3 और NH3 में भी, जो PH3 में नहीं प्रेजेंट, इसलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर, हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ PH3। So 10th का C, NH3 forms hydrogen bonds. Next question is 11th question. Bond angle is maximum for, तो molecules given है आपको H2O, H2S, H2SC, H2TE। तो इसमें देखिए H2O के केस में बॉन्ड एंगल विल बी मैक्सिमम। क्यों? बिकॉज जब आप H2O से H2S ऐसे आप नीचे को जब मूव कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप नीचे मूव कर रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे डिक्रीज होती जा रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑक्सीजन के केस में, इसमें क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, इसलिए इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की साइड को होंगे। तो क्योंकि नजदीक होंगे ऑक्सीजन के, इसलिए बॉन्ड पेयर पल्शन इस केस में काफी ज्यादा होगी। तो स्ट्रेच्ड मोड में मॉलिक्यूल होगा, ऐसे दूर को होगा, स्ट्रेच्ड होगा मॉलिक्यूल ये वाला। तो बॉन्ड एंगल विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ H2O। इससे नीचे जा रहे हैं तो बॉन्ड पेयर थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो इट विल बी इन रिलैक्स्ड मोड, थोड़ा नजदीक आ जाएंगे ऐसे करके, उससे और नजदीक आ जाएंगे, आगे नीचे जाएंगे जब मूव करेंगे। तो H2 के केस में बॉन्ड एंगल विल बी मैक्सिमम। तो 11th का A। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन। According to Fajans rules, covalent bonding is favored by, तो it has to be small cation and large anion। जितना छोटा कैटाइन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, जितना बड़ा एनाइन होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो स्मॉल कैटाइन एंड लार्ज एनाइन, दैट इज A will be the correct option for 12th question. Next is 13th question. Which one of the following hydrogen halides has the lowest boiling point? HF, HCl, HBr, HI। तो HF और HF में तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, आपको पता है। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब होंगे तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट जो होगा दैट विल बी क्वाइट हाई। लेकिन उससे नीचे जब मूव कर रहे हैं आप HCl, तो दिस 13th क्वेश्चन। HF के बाद आ रही है बात HCl की, उसके बाद वी हैव HBr, उसके बाद वी हैव HI। HF में तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो क्वाइट हाई बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ HF। बट एज फार एज दीज मॉलिक्यूल्स आर कंसर्न्ड, HCl से HBr, HI पे जब जा रहे हो तो साइज जो है ये इंक्रीज होता जा रहा है हैलोजन का। जितना बड़ा होता जाएगा साइज, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उतनी इंक्रीज होती जाएंगी। तो ये बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा HI का एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HCl। तो यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद जो पिक्चर में आती है बात दैट इज वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो है वो डिपेंड करती हैं ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल यहाँ पे डिपेंड करेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड इन आयंस पे डिपेंड करेगा। तो ये साइज इंक्रीज करता जा रहा है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन HI में ज्यादा। तो इसलिए इन तीन में देखें तो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन HCl में सबसे कम, क्योंकि सबसे कम फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इन केस ऑफ HCl, इसलिए इस केस में बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो
लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल बी इन केस ऑफ बी ऑप्शन HCl, तो 13th का बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Next is 14th question. Which concept best explains the fact that orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, तो अभी बात हुई थी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में कौन सी इंटरेक्शंस हैं? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये वाले, लेकिन पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. अब बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. जब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा. अब पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, तो उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन क्वाइट हाई है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा. लेकिन इसमें तो अंदर अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में, तो एस्केप तो एज सच हो जाएगा पूरा का पूरा, ये वेपर फॉर्म में चला जाएगा. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बेस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट दैट द फैक्ट दैट ऑर्थोनाइट्रोफिनोल is more volatile than paranitrophenol. Next is 15th question. And 15th question is, among the following species identify the isostructural pairs. Isostructural pairs identify करने के लिए आप hybridizations निकालिए. जिन molecules की या जिन species की hybridizations same आ रही हैं, they will be isostructural. तो it will be C. कैसे देखिए, NF3 एंड H3O पॉजिटिव. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप कीजिए. नाइट्रोजन के 5, एक फ्लोरीन के 7, 7 3 आर 21, 21 प्लस 5 26, 8 से डिवाइड कीजिए 2, 3 प्लस 1 4. कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट कम टू H3O पॉजिटिव. H3O पॉजिटिव में 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6, एक लूज भी हुआ, 6 3 9 आ रहा है, 9 में से एक लूज हो गया क्योंकि पॉजिटिव 1 है. 8 किससे डिवाइड करोगे? 2 से. 2 4 आर 8, 4 नंबर आ गया. sp3 हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन सेम, they will be isostructural. Next come to second pair, that is NO3 negative and BF3. नाइट्रोजन 5 वैलेंस, ऑक्सीजन पे एक के पास 6, 6 3 आर 18 प्लस 1 माइनस 1 है. 19 प्लस 5 24, 8 से डिवाइड कीजिए 8 3 आर 24, 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन. BF3 में बोरोन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के? 3. हैलोजन फैमिली फ्लोरीन 7 3 आर 21 प्लस 3 24, 8 3 आर 24, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. दीज आर आल्सो आइसोस्ट्रक्चरल. तो ऐसे केसेस में आपने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लेनी है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेनी है. जिन केसेस में जिन स्पीशीज की हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है वो आइसोस्ट्रक्चरल भी होंगे आपस में. नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन. For two ionic solids CaO and Ki, identify the wrong statement among the following. तो Ki is soluble in benzene. This is wrong statement because Ki एक ionic solid है. Ionic solid like dissolves like, आपको पता है like dissolves like, तो Ki will be soluble in polar solvent. लेकिन benzene is not a polar solvent, it is non-polar solvent. So Ki is soluble in benzene. This is a wrong statement. Next is 17th question. The geometry of ClO3 negative ion according to valence shell electron pair repulsion Vesper theory will be. तो ClO3 single negative. Number of electron pairs निकालिए आप around the central atom, that is chlorine. 17th question.
ये क्लोरीन के दो दो 7 है टोटल, एक नेगेटिव भी है तो 1 2 8 हो गए टोटल। ये ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन है, तो इट विल बी, यहाँ शेयरिंग होगी ऐसे, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए देखिए अराउंड क्लोरीन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड क्लोरीन, इट हैज टू बी ClO3 नेगेटिव, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं, तो इट विल ट्राई टू एक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं देखिए ऐसे करके ClO3 में, ClO3 सिंगल नेगेटिव है, तो इट विल ट्राई टू एक्वायर पिरामिडल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन इट विल हैव पिरामिडल ज्योमेट्री ओनली बिकॉज एक लोन